Hello बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर। बेटा वायरल सीरीज शुरू हो रही है बिजनेस स्टडीज की, जहां पे हम लोग केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे एक दिन में एक। तो डे 1 की केस स्टडी ये रही आपके सामने। सबसे पहले हम लोग इस केस स्टडी को पढ़ेंगे एंड फिर इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में। तो चलो यार शुरू करते हैं केस स्टडीज को पढ़ना। सबसे पहला लिखा हुआ है रजत ज्वाइंड एज अ सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड। यानी कि केस स्टडी पढ़ते ही हमको एक बात पता लगी कि रजत जो है वो सीईओ है। सीईओ का जो पद होता है बेटा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। अगर आप नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को उठाएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 को उठाएंगे, वहां पे एक टॉपिक आएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वहां पे आपको साफ साफ बताया गया है कि किसी भी कंपनी का जो सीईओ है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। तो रजत कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉई हैं। आगे देखते हैं। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस द एम्प्लॉय। और इनकी कंपनी जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर में डील करती थी। पहले दिन आए जब ये इन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एड्रेस किया, यानी कि अपने एम्प्लॉयज से बातचीत करने के लिए ये गए होंगे। अब इन्होंने अपने एम्प्लॉयज से 2-4 बातें कही और वो यहां पे लिखी हुई हैं। इस पूरी केस स्टडी को आराम से पहले हमें पढ़ना होगा। चलो। He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system. इन्होंने कहा कि एक अच्छी कंपनी में employee suggestion system होना चाहिए। मतलब वो सिस्टम होना चाहिए जहां पे एम्प्लॉय आए और अपने मन की बात कहें, कुछ सजेशन दें, कुछ रिकमेंडेशन दें, कोई शिकायत है तो वो भी अपनी बता सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। एंड ही विश्ड टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि इन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कम लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएं। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर वो होता है कि मतलब एक साल में कितने एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए हैं। ये जितना कम है उतना ही अच्छा है, जितना ज्यादा है उतना खराब है। ठीक है, अगर कम होगा तो इसका मतलब कम लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि भैया ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए हमें एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करना होगा। आगे इन्होंने क्या कहा है? He informed that all employees that he would ensure that all the agreements were clear and fair. There was judicious application of penalties. कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयज के साथ साइन हुआ है वो सबको क्लियर कर दिया जाएगा, फेयर होगा, और जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातों को नहीं मानेगा उस पे पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी की बात कहां होती है बेटा? पेनल्टी की बात प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, तो वहां पेनल्टी की बात होती है। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन जो है कहां से आ रहा है। ठीक है, ओके। However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with austerity to send the message that everyone was equal in the eyes of the management. मैनेजमेंट की नजरों में सारे एम्प्लॉइज इक्वल है। मतलब कि यहां भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। यहां पे कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है? यहां पे बेटा इक्विटी की बात हो रही है। इक्विटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वो प्रिंसिपल है जहां पे ये कहा जाता है कि सारे एम्प्लॉयज को बराबर तरीके से डील करना चाहिए और एम्प्लॉयज के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो चलो देखते हैं यार एम्प्लॉय टर्नओवर की बात कहां पे होती है। बेटा एम्प्लॉय टर्नओवर की बात होती है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में। हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जहां पे हेनरी फ्योल कहते हैं कि जो एक बार ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आए, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बुरी खबर ना हो जाए वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करता रहे। तो यार 3 लाइन और 3 प्रिंसिपल हमने निकाले हैं। अब देखना होगा कि क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है या कुछ और ही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, also that he would want to promote a team spirit of unity and harmony among employees. भैया यहाँ पे टीम स्पिरिट की बात हो रही है और टीम स्पिरिट देखते ही हमें एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद आता है, वो है बेटा स्पिरिट डी कॉर्प्स। वो कौन सा प्रिंसिपल है? स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स में हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि एक मैनेजर को हमेशा अपनी टीम को साथ में लेके चलना चाहिए और हमेशा ये बोलना चाहिए कि वी विल डू दिस वर्क। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि आई विल डू दिस वर्क, कहना चाहिए हम मिलके ये काम करेंगे। कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा है कि भैया यूनिटी का माहौल हो, एकता का माहौल हो, हार्मोनी यानी कि शांति का माहौल हो। ओके, विच वुड गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट हो यानी कि एक दूसरे पे लोग भरोसा करें, बिलोंगिंगनेस हो,
कंपनी के प्रति वफादार रहें, उनको लगे कि हाँ ये कंपनी मेरी कंपनी है, ठीक है। अमंग टीम मेंबर्स एंड इवेंचुअली मिनिमाइज नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज, और पेनल्टीज की नीड धीरे धीरे कम हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं है टीम स्पिरिट की बात हो रही है, यानी कि स्पिरिट डी कॉर्प्स की बात हो रही है। He told all present that the interest of the organization should take priority over the interest of an one individual employee, और इन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर किसी इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और बाद में इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव। तो मतलब यहां पे किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, यहां पे उस प्रिंसिपल की बात हो रही है जिसका नाम है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जहां पे हेनरी फ्योल कहते हैं कि जहां कहीं भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट यानी कि एक इंसान का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के रास्ते में आ रहा है, तो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आपस में मिला दो, ठीक है भाई। तो यहां पे हमें ये सारे पॉइंट्स देखने के लिए मिले। अब हम देखेंगे कि बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया भैया, दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे अंदाजा लग ही गया था कि केस स्टडी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, और यहां पे पूछा भी यही गया है कि भैया 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां पे बताओ, जो कि रजत ने हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड है इस क्वेश्चन में जब रजत ने अपने एम्प्लॉयज को एड्रेस किया था। और दूसरा हमको कहा गया है ऑल्सो स्टेट 2 वैल्यूज दैट रजत वांटेड टू स्प्रेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऐसी 2 वैल्यूज के बारे में बताइए जो रजत अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना चाहता है। आप बच्चों देखो, 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, चलो आंसर तो भी बता दूंगा, और दूसरी बात यह है कि देखो केस स्टडीज को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पहले केस स्टडी को पढ़ें और फिर क्वेश्चन को पढ़ें। आप केस स्टडी को पढ़ें और फिर क्वेश्चन को पढ़ें, जो कि मैंने आज यानी कि डे 1 वाली वीडियो में आपको सिखाया है। पहले मैंने केस स्टडी को पढ़ा और कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये मैंने डे 1 वाली वायरल सीरीज में बताया। बेटा दूसरा तरीका क्या है ना, कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ा जाए और बाद में केस स्टडी को पढ़ा जाए। इससे केस स्टडी का एक आइडिया लग जाता है पहले से ही। तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 2 की वीडियो, वायरल वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये दोनों ही तरीके मैंने आपको सिखाने का मतलब वो लिया था। तो ये पहले वाले वीडियो में, ये वायरल सीरीज जो डे 1 है, यहां पे मैंने आपको बताया कि केस स्टडी पहले पढ़ें और फिर क्वेश्चन बाद में पढ़ें। इससे क्या होगा, केस स्टडी में ही आपको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन अगर इससे बचना चाहते हो, इतना टाइम नहीं लगाना चाहते हो, तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ लो, आपको केस स्टडी का एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। लेकिन फिर से आपको क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। अभी हमको अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। पूछा गया ना कि भाई 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बता दो और 2 वैल्यूज। तो भैया पहला प्रिंसिपल है इनिशिएटिव, जहां पे रजत ने अपने लोगों से कहा कि आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं। वहां पे निकल के आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, कुछ अलग से सोचना। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे रजत ने कहा कि हमें एम्प्लॉय टर्नओवर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, जहां पे रजत ने कहा कि भैया पेनल्टी वगैरह भी लगेगी। डिसिप्लिन बेसिकली तब इस्तेमाल होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का पालन नहीं किया जाता है। डी है इक्विटी। इक्विटी मतलब कि रजत ने कहा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन की नजरों में सारे एम्प्लॉइज बराबर है। तो वही लिखा हुआ है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे एम्प्लॉइज के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर 5वां है स्पिरिट डी कॉर्प्स। हमसे 4 पूछा गया था, बट मैंने आपको कितने बता दिए, मैंने आपको 6 बता दिए। आप एनी 4 अपने पेपर में यूज कर सकते हो। स्पिरिट डी कॉर्प यानी कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करने की बात कही गई थी। और लास्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जहां पे ये कहा गया है कि सारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर दो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर नंबर बी पे, जो कि है फॉलोइंग आर द वैल्यूज दैट रजत वांटेड टू स्प्रेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये कुछ वैल्यूज है जो रजत अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड करना चाहता था। पहला क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या है, डिसिप्लिन। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी जिम्मेदारी ले और अपना काम खुद करें। डिसिप्लिन, अगर आप रूल्स का पालन नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है तो टीम स्पिरिट को प्रमोट करना पड़ेगा। चौथा,
गुड बिहेवियर इन ह्यूमन इंटरेक्शन, अगर आप बातचीत अच्छे से करेंगे तो कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इक्विटी रखेंगे तो लोग आपके यहां रुकेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल भी होगा। और पांचवा है बच्चा पार्टी टीम वर्क, यानी कि स्पिरिट डी कॉप्स की बात हुई थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है तो पूरी टीम को एक साथ मिलकर आगे आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो ये था बेटा आज का वायरल वीडियो या वायरल सीरीज का डे 1 का केस स्टडी, जहां पे मैंने आपको बताया ये केस स्टडी थी रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये केस स्टडी थी रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पहली बात तो ये। और बेटा दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि जो हमारी डे 2 वाली वीडियो होगी वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ के फिर केस स्टडी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके मैं आपको समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इस सेशन को अपने दोस्तों तक और अपने क्लासमेट्स तक तुरंत से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।